Hello and welcome to a special interview series celebrating 20 remarkable years of SLA Finserv Private Limited. I am Ashish Modani, founder and CEO. As we commemorate 2 decades in the financial intermediary space, we are engaging with the thought leaders of the mutual fund industry so that we can get to know from a macro angle about the past, present and the future of the mutual fund industry. The idea of this conversation is to get the bird's eye view of the financial world. The idea is to uncomplicate the complex world of finances. The idea is to make you a better investor. The idea is to ensure that you reach your financial goals. To take it further, we have Mr. Kalpen Parekh, MD and CEO of DSP Mutual Fund. They are one of the oldest in the mutual fund industry space. He has over 2 decades of experience in the field of finance and asset management. Prior to joining DSP Mutual Fund, he was responsible for growing business in IDFC Mutual Fund, Aditya Birla Asset Management Company and ICICI Prudential Asset Management Company. What I like about Mr. Kalpen is that he is very passionate about behavior finance. He thoroughly believes that it is investors' behavior which is one of the most important aspects in the journey of creating huge wealth. He has taken many steps within his organization and across industry to highlight the importance of behavior finance. He holds MBA degree from Narsi Monji Institute of Management Studies and a bachelor's degree in chemical engineering from Bharati Vidyapeeth, Pune. Thanks, Kalpen, for taking time out of a busy schedule. So without wasting further time, I'll straight come to the questions. So my first question, Kalpen, is that SLA is completed 20 years and 20 सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी बहुत आगे बढ़ गई है. What do you forecast about this industry in times to come? First, Ashish, compliments to you and SLA for starting this business 20 years back, जब म्यूचुअल फंड नहीं है का दौर था. और आज म्यूचुअल फंड सही है का दौर है. तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने उस माहौल में बिज़नेस शुरू किया जब बाज़ार का कॉन्फिडेंस या इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस कैटेगरी पे नहीं था. और बहुत कम लोग हैं जो 20 साल की जर्नी पूरी करवाते हैं. आई हैव सीन हाउ SLA हैज़ स्पोकन द लैंग्वेज ऑफ कस्टमर ऑल पॉइंट्स इन टाइम और उनको सही दिशा दी है, सही गाइडेंस दिया है. मेरा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा डेमोक्रेटाइज्ड व्हीकल है जहाँ इंडिया का अमीर से अमीर आदमी अपना पैसा लगा सकता है हज़ारों करोड़ों में. सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है इंडस्ट्री में शायद उसका एट सम पॉइंट इन टाइम 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फंड इंडस्ट्री में था और वो ऊपर नीचे होता रहता है उसके कैश फ्लो के हिसाब से. और मेरा और आपका ड्राइवर भी इसमें पैसा डाल के वेल्थ क्रिएशन के लिए सोच सकता है. तो ये एक डेमोक्रेटाइज्ड व्हीकल है. दूसरा, पिछले 10 सालों में हमारी इंडस्ट्री ने जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, जैसे हम सब हैं मैन्युफैक्चरर्स, आप जैसे पार्टनर्स और एडवाइज़र्स है, हमारे रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत ही सिंप्लीफाई की है और इसे क्रेडिबल बनाया है फ्रॉम अ गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड सेफ गार्डिंग पर्सपेक्टिव. तो मेरा ये मानना है कि जब बेसिक सेटअप इज़ इन प्लेस, एनवायरनमेंट अगर ठीक ठाक हो गया है तो ये इसकी जो जर्नी है ये शुरुआत है और ये मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट बन के रहेगा एट सम पॉइंट इन टाइम इन द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स. मैं फोरकास्ट नहीं करूँगा बिकॉज मैंने डेलिबरेटली एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखा था. अपनी पढ़ाई में मैंने इंजीनियरिंग चूज़ किया था, तो एस्ट्रोलॉजी तो नहीं समझ आता है. साइकिल्स आती जाती रहेगी. 20 साल की जर्नी में 2003 से 7 ऐसा दौर था जब लोगों ने 4 साल में 7 से 10 गुना पैसा बनाया. 2007 से 13 का ऐसा दौर था 6 साल का जब कोई पैसा नहीं बना और लोगों ने अपनी SIPs को कैंसिल कर दी. और फिर पिछले कोविड के समय से जो 4-5 साल का फेज़ है जहाँ पे फिर से एक लगाव लोगों को इन्वेस्टिंग की तरफ आया है. बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं, पेमेंट प्रोसेसेस सिंप्लीफाई हुए हैं, टेक्नोलॉजी के आने से एक बटन दबा के पैसा आ रहा है, तेज़ी में एक बटन दबा के पैसा आता है. मंदी देखी नहीं है हमने जहाँ पे एक बटन दबा के पैसा जा भी सकता है. तो ये बीच की साइकिल्स आती रहेगी. ऐसे फेज़ होंगे जब कैटेगरी का बिलीव बहुत ज़्यादा होगा और ऐसे भी फेज़ आएंगे जब बिलीव कम हो जाएगा. लेकिन जो डटा रहेगा, जो इस जर्नी में एज अ कंज्यूमर रहेगा, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया व्हीकल है. और लास्ट पॉइंट ये कहूँगा मैं कि म्यूचुअल फंड एक नाम है, लेकिन ये एक दरवाज़ा है जिसके ज़रिए हम बिजनेसेस को ओन कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम FDs जैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डेट में, जिसके ज़रिए हम कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम ग्लोबल कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो एक बहुत बड़ा विंडो है टैक्स एफिशिएंट,
कॉस्ट एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट विंडो, और इसलिए हर इन्वेस्टर की अलग अलग नीड्स को फुलफिल करने की इस इंडस्ट्री की क्षमता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने अपने ही अंदाज में इस बात को बताया, एंड इट्स लाइक अमेजिंग लिसनिंग टू यू अगेन एंड अगेन। थैंक्स कल्पेन। और मेरा एक और पॉइंट आपसे ये रहेगा म्यूचुअल फंड के बारे में, रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से, या फिर आपको क्या चेंजेस नज़र आते हैं आने वाले समय में? तो जैसे मैंने बताया कि सेबी का एक बहुत ही क्लियर फोकस रहा है कि ये जो इंडस्ट्री है इसका काम है हमारे फेलो इंडियंस को सही तरीके से इन्वेस्ट कराना। तो उनके माइंड में हमेशा ये रहता है कि इस इंडस्ट्री को सेफगार्ड कैसे करें। तो जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, मुझे याद है तभी हर 2 साल में कोई ना कोई स्कैम निकलते थे, और पिछले 10 से 15 साल में आप देखेंगे स्कैम्स होते हैं, आते हैं जाते हैं। बैंकिंग क्राइसिस हुई है, गवर्नेंस की क्राइसिस हुई है, बट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बिना कोई रुकाव के आगे बढ़ते गया है। तो मुझे लगता है कि रेगुलेटरी माइंडसेट या फिलॉसफी है कि इसे कैसे और क्रेडिबल बनाया जाए, और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, और सिंपल बनाया जाए, और आई थिंक ये जर्नी चालू रहेगी। दूसरा, मुझे लगता है कि सैचेटाइजेशन का ट्रेंड रहेगा, जहाँ पे छोटे छोटे टिकट साइज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो एक समय था जब लोग 5 और 10 हज़ार के टिकट साइज़ में करते थे, आज 100 रुपये में भी हो सकता है, और शायद कल इसको और भी छोटा हम बना सकते हैं। तीसरा जो रेगुलेशन का डायरेक्शन रहा है वो ये है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर्स रीजनेबल हो और ट्रांसपेरेंट हो। सो कॉस्ट स्ट्रक्चर शुड नॉट बी ऑब्सीन वेयर रिटर्न का बहुत ज़्यादा हिस्सा कस्टमर को अपने जेब से पे करना पड़े, और कस्टमर को पता होना चाहिए कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक डायरेक्शन है। और चौथा जो रेगुलेटरी फोकस रहा है वो है कि कस्टमर शुड नो द रिस्क दैट ही इज़ बाइंग। तो ये ना हो कि कोई लार्ज कैप फंड में पैसा डाल रहा है लेकिन उसमें 40% मिड और स्मॉल कैप है। तो इसीलिए पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हर फंड के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिया गया है। अगर लार्ज कैप फंड हो तो मिनिमम 80% लार्ज कैप होना चाहिए। तो जो भी लेबल है, क्या वो फंड आपको उस लेबल के साथ वही इंग्रेडिएंट्स आपको मिल रहे हैं जो लेबल पे लिखे हैं, या इंग्रेडिएंट्स कुछ और है और अंदर कुछ और है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी एंगल रहा है, और मुझे लगता है ये कंटिन्यू करते रहेगा। लास्ट पॉइंट आई थिंक सेबी का और इंडस्ट्री का फोकस ये है कि कैसे इसको सिंप्लीफाई हम करते रहे, कैसे टेक्नोलॉजी को लेवरेज करें और इन्वेस्टर का एक्सेस आसान बनाए। तो आई थिंक इन सब डायरेक्शन से ये इंडस्ट्री कस्टमर के लिए बेहतर बनती रहे। आई सी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रियली ग्रोइंग वेरी बिग, एंड आपकी इस बात से मुझे खुद को फर्दर एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप मिला है। थैंक्स कल्पेन। कल्पेन, जो एक बात इम्पोर्टेंट दूसरी आती है कि क्या डिस्ट्रीब्यूटर, क्या एडवाइज़र ज़रूरी है। व्हाट डू यू थिंक इज़ अ रोल ऑफ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एन एडवाइज़र इन द जर्नी ऑफ एन इन्वेस्टर्स प्रोग्रेस? देखिए, ये डिबेट का पॉइंट है, और हर आदमी अपने पोजीशन के हिसाब से डिबेट करता है। जिसको लो कॉस्ट फंड पे बात करनी है वो बोलेगा कि ज़रूरत नहीं है, जिसको कमीशन वाले फंड पे बात करनी होती है वो बोलेगा ज़रूरी है। मेरा पर्सनल मानना ये है कि इंडस्ट्री में 40 म्यूचुअल फंड हैं, एवरेज हर म्यूचुअल फंड के पास 30 स्कीम्स है, 1200 स्कीम्स है। एज अ कस्टमर आप कैसे चूज़ करोगे? नंबर 1. नंबर 2, most human beings are poor investors by design of natural evolution. तो अगर हम as human beings we are wired to be poor investors, left to ourselves most likely we will take poor decisions, and which is why the need for a very independent, neutral, third party expert becomes very important. And इसीलिए मेरा मानना है कि बहुत ही वैल्यूबल रोल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्ले करते हैं ह्यूमन बीइंग को बेटर इन्वेस्टर बनाने में, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट आई मेड दैट मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स बाय वायरिंग आर पुअर इन्वेस्टर्स। बिकॉज जो हमारे ह्यूमन रेस का सर्वाइवल हुआ है हज़ारों सालों का, वो इसलिए हुआ है कि जब डरने का टाइम होता है तो हम भाग जाते हैं, जब फाइट करने का टाइम होता है तो हम अंदर आ जाते हैं। तो वही बिहेवियर हम बाज़ार में जब लगाते हैं कि डरने के जब बाज़ार गिरता है हम भाग जाते हैं, वो बिहेवियर उल्टा है। जो बिहेवियर की ज़रूरत है बाज़ार में इज़ ऑपोजिट ऑफ द बिहेवियर नीडेड फॉर आवर ह्यूमन रेस का सर्वाइवल। सो इंस्टिंक्टिवली वी आर बैड इन्वेस्टर्स, एंड दैट इज़ वेयर द रोल ऑफ अ गुड एडवाइजर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1. नंबर 2, द चॉइसेस आर टू मैनी। जब इतने सारे चॉइसेस होते हैं तो सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। आज एज अ CEO ऑफ DSP म्यूचुअल फंड हमारे पास रफली मान लो 40 स्कीम्स है,
और मुझे खुद जब डिसाइड करना होता है कि आज मेरे पास पैसा है, कौन से स्कीम में डालूँ, तो 10 बार मैं लिखता हूँ, तो मुझे भी टाइम लगता है। तो आप सोचिए इन्वेस्टर की क्या हालत होगी। तो क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी के लिए एडवाइज़र की ज़रूरत है, बिहेवियर को मैनेज करने में एडवाइज़र की ज़रूरत है। मेरा मानना ये है कि जब आज लोग बताते हैं कि देखिए इंडिया का 10 और 20 साल का रिटर्न कितना अच्छा है, निफ्टी का रिटर्न अच्छा है, इक्विटी फंड्स का रिटर्न अच्छा है, इसलिए लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस है पैसा लगाने में। लेकिन ये 10 साल का रिटर्न नए इन्वेस्टर का नहीं है, उसी का है जिसने 2013 की मंदी में पैसा डाला था। 2013 में इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ फ्रजाइल 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज ऑल न्यूज़ फ्लो वॉज बैड न्यूज़। तो उस समय कस्टमर ने या इन्वेस्टर ने लेफ्ट टू हिमसेल्फ मोस्ट लाइकली एफडी में पैसा लगा दिया होता, जबकि इक्विटी मार्केट ने 16 से 17% रिटर्न दिया है। स्मॉल और मिड कैप अच्छे वाले फंड्स ने 22 से 23% रिटर्न दिया है। अब ये सस्टेनेबल नहीं है रिटर्न, ये अलग बात है, बट आज सबको कॉन्फिडेंस है। जब आज थोड़ा कॉशन की ज़रूरत है, तब अग्रेशन की ज़रूरत थी। तो ये रोल कंज्यूमर अपने आप शायद नहीं प्ले कर पाएगा, और यहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटर की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो तीसरा कि मेरे लिए कौन सा एसेट क्लास सूटेबल है, मेरे नीड्स के लिए, मेरे गोल्स के लिए कौन सा एसेट क्लास इंपॉर्टेंट है। देर आर पीपल जो बोलते हैं कि मेरा पैसा 3 साल का है और मुझे इक्विटी में लगाना है बिकॉज पिछले 3 साल का रिटर्न 30% है। 99% investors think like that, which is the most flawed way of thinking. Past returns belong to the investor who invested that day, not to someone who's coming in today. And returns are cyclical. How many people know that? So here is where an expert becomes very important. We have seen in any profession, the best talent emerges not by only self-study, but by also partnering with a coach, partnering with a teacher, partnering with a guide, with a mentor. The last point is, it is also important that like most people are poor investors, you will have few good advisors. You will have few good distributors, because distributors are also human beings. They will also have their biases. The same applies to us as fund managers. Many fund managers are there, few will break out, most will be in the middle and few will be poor. तो ये सिलेक्शन और एलिमिनेशन का गेम है, ये एक्सपर्टीज़ का गेम है। तो एक्सपर्ट डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आप ढूंढ पाते हो तो ये बहुत बड़ा वैल्यू ऐड आप अपने लॉन्ग टर्म करियर में, इन्वेस्टिंग करियर में कर पाओगे। डीएसपी का सबसे पुराना म्यूचुअल फंड जो है, उसका नाम है डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड ने इस महीने में 27 साल पूरे किए हैं। 27 साल में इसका रिटर्न शायद 110 या 115 गुना हुआ है। इसने 19% CAGR कंपाउंडिंग दिया है। तो ऑल डेटा पॉइंट्स आर ग्लोरियस। इसमें 23 इन्वेस्टर है जो 27 साल रुक पाए हैं। तो इस रिटर्न का फ़ायदा किसको मिला? किसी को नहीं, सिर्फ 23 लोगों ने इसका फ़ायदा लिया है। क्योंकि हर 2 साल 3 साल में इन्वेस्टर सोचता है यहाँ से निकल के यहाँ चले जाओ, अब ये बहुत वॉलेटाइल हो गया तो एक बार निकाल दो। तो मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ में पकड़ के रखने के लिए, ट्रेन की जर्नी में या ये प्लेन की जर्नी में पकड़ के रखने के लिए अच्छा एक्सपर्ट डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। As always, Kalpen, you have been amazingly simple. You know, that's where I think so your USP stands. There's another thing what I hear from the ground कि इंडस्ट्री 55 लाख करोड़ की हो गई है, मार्केट 75,000 का हो गया है, अब और कितना पैसा आएगा, बहुत ऑलरेडी पैसा आ चुका है। तो लोगों को लगता है इससे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में कहाँ पैसा आएगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आशीष, पहले तो अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो मुझे क्या लेना देना है इनसे? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि इंडस्ट्री 55 लाख से 80 लाख करोड़ हो या 40 लाख करोड़ हो? मुझे तो अपने यूनिट्स बढ़ाने हैं। एंड व्हेन आई नीड मनी, इन यूनिट्स की NAV अगर ऊपर हो तो आई जस्ट वांट दैट एज एन इन्वेस्टर। अब मेरे बाजू वाला इन्वेस्ट करे तो ठीक है, ना करे तो भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने बारे में सोचिए, आप इंडस्ट्री का ज़्यादा मत सोचिए। हैविंग सेड दैट, दुनिया भर में म्यूचुअल फंड और ये जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है, ये इतने बड़े हो गए हैं बिकॉज ये बहुत सारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। और उनके कंपैरिजन में हमारा जो म्यूचुअल फंड का डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया है, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। तो ये इतना फ़ायदे कारक है हमारे इन्वेस्टरों के लिए कि अगर प्रोडक्ट अच्छा हो और इस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हुआ तो इसको कोई रोक नहीं सकता है और बड़ा होने में। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। पीपल लाइक यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब इन गाइडिंग इन्वेस्टर्स टू डू द राइट थिंग्स। और प्रोडक्ट का एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी ईजी हो रहा है। आज आप इंडिया के कोई भी गांव में आपके पास अगर मोबाइल नेटवर्क हो
और आधार और पैन कार्ड हो तो आप अपना अकाउंट 2 मिनट में शुरू कर सकते हैं, जो पूरे दुनिया में कहीं पॉसिबल नहीं है। SIP का जो कॉन्सेप्ट है ये भी एक इंडिया का यूनिक कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी ब्रोकर के वेबसाइट के थ्रू या म्यूचुअल फंड के वेबसाइट के थ्रू सीधे जाके SIP शुरू कर सकते हो। ये दुनिया में कहीं पे ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं हुए हैं। तो ये इंडस्ट्री तो ग्रो होगी, बट मेरा सिर्फ ये बताना है कि इंडस्ट्री बीच बीच में नीचे भी आएगी। अगर बाजार 10% गिरता है, 40 लाख करोड़ अगर इक्विटी का AUM है, 10% अगर मार्केट गिरेगा तो 4 लाख करोड़ से नीचे आ जाएगा। तब शायद आप हेडलाइन देखोगे कि म्यूचुअल फंड AUM स्लोज डाउन, SIPs आर स्टॉपिंग। नाउ मोस्ट इन्वेस्टर्स रिएक्ट टू लॉट ऑफ दीज हेडलाइंस एंड पर्सनल फाइनेंस तो पर्सनल होना चाहिए। तो बाकी गांव वाले क्या कर रहे हैं, ये इसमें हम बहुत बार गलती कर लेते हैं दूसरों की देखा देखी में। फोकस इनवर्ड होना चाहिए, फोकस अपने डिसिप्लिन पे होना चाहिए, हमारे टाइम होराइजन पे होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ये कैटेगरी बड़ी होगी हर साल ही। देखिए इंटरेस्ट रेट इंडिया में रफली 7% है, तो 72 डिवाइड बाई 7, 72 का रूल करेंगे तो हर 10 साल में डेट वाला AUM अपने आप डबल होना चाहिए। और ROE कॉर्पोरेट इंडिया का रफली 13 से 14% है। लो साइकिल में 10-11 पे जाता है, पीक में 20 पे जाता है, तो 14% का ROE है। तो 72 डिवाइड बाई 14 अगर आप कर लो तो रफली 5 से 6 साल में वहाँ का भी बेस डबल होता है। तो नया पैसा ना भी आए तो अपने आप 6 से 8 साल में AUM डबल होगा। तो 55 लाख करोड़ का 1,10 करोड़ सिर्फ बेसिक कंपाउंडिंग से होगा। इसमें कुछ साल ऐसे होंगे जब नया AUM आएगा, कुछ साल ऐसे होंगे जब इंडस्ट्री का सेल्स नेगेटिव होगा, बिकॉज पुराने स्टॉक से लोग शायद पैसा अपने गोल्स के लिए रिडीम करेंगे या डर के मारे रिडीम करेंगे। तो वो जर्नी ऊपर नीचे होती रहेगी, बट ट्रेंड इसका लॉन्ग टर्म अपवर्ड होना चाहिए, वेदर इट इज़ 1 ईयर, 5 ईयर और इवन 30-40 ईयर्स। सो आई थिंक उस पर किसी को डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। फोकस अपने पे होना चाहिए। आपने कुछ बात SIP के लिए बोली, तो एक SIP जो है एक बड़ा क्रेज़ सा बन गया है। और कई बार हम ऐसे निवेशक से सुनते हैं, आशीष जी मुझे SIP करनी है, मुझे म्यूचुअल फंड नहीं करना। हम लाइक व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दैट? देखिए SIP एक प्रोसेस है, और SIP आप कहीं पे भी कर सकते हैं। आप हर महीना गोल्ड लेते हो तो वो भी SIP है, आप हर महीना FD में इन्वेस्ट करते हो वो भी SIP है। हम हर महीना अपने प्रोविडेंट फंड में मेरे सैलरी से पैसा डिडक्ट होकर लगता है वो भी SIP है, बिकॉज वो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। उसी तरह म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जो खरीदते हैं वो भी SIP है। तो म्यूचुअल फंड व्हीकल और प्रोडक्ट है, SIP तरीका है। ये तरीका का हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हमारे देश में अमीर लोग कम हैं और मिडिल क्लास और मंथली सैलरी कमाने वाले, मंथली कैश फ्लो वाले लोग बहुत ज़्यादा है। तो जिनकी सैलरी अगर मंथली आती है, जिनकी इनकम अगर मंथली आती है, तो उनका इन्वेस्टमेंट का तरीका और कोई शायद नहीं हो सकता है, बिकॉज लमसम पैसा तो बहुत कम लोगों के पास है। तो आप हमारी इनकम मंथली है, बिफोर वी कम्प्लीटली स्पेंड दैट, एक ऑटोमेटेड सेविंग का जो तरीका है वो SIP सॉल्व कर देता है। तो SIP से एक फोर्स्ड सेविंग हो जाती है, फोर्सिबली हम हमारा पैसा पूरा का पूरा खर्च नहीं करते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, बाज़ार में उतार चढ़ाव आते हैं। आज तेज़ी है, जैसे मैंने बताया 2008 से 13 में मार्केट का रिटर्न 0 था। पहले 50% गिरा, फिर 50% ऊपर आया, तो 50 गिरा और 100% ऊपर आया, तो नेट वहीं पे था। लेकिन SIP के चलते जो करेक्शन हो रहा था, तो सस्ते भाव पे लोगों ने ज़्यादा यूनिट्स खरीद लिए, और अगर वो टिक गए और जब मार्केट ऊपर आया तो उन ज़्यादा यूनिट्स पे NAV बढ़ गए और इन्वेस्टर का रिटर्न भी अच्छा हो गया। तो SIP के ये कुछ बेनिफिट्स है जो हमें काम आते हैं। एक तो अपना तरीका इनकम का जो, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन SIP है। दूसरा, मार्केट पे व्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। आज का मार्केट महंगा है फॉर एग्जांपल, बट मैंने अगर 10 साल की SIP अगर शुरू की है तो 120 महीनों में पैसा लगाने वाला हूँ अगले 10 साल में। तो आज का इंस्टॉलमेंट इज़ 1 डिवाइड बाई 120, तो आज के महंगे मार्केट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इसका फ्लिप साइड क्या है कि जो एक पॉइंट मुझे ऐड करना ज़रूरी है कि SIP इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। पाथ के हिसाब से डिपेंड होता है। अगर बाजार वन में तेज़ी में रहता है तो आप अपवर्ड प्राइस पे एवरेजिंग करोगे, और फिर अगर मार्केट नीचे आता है तो देन यू हैव एवरेज अपवर्ड्स एंड देन योर एंड आउटकम कैन बी पुअरर देन व्हाट यू हैव एंटिसिपेटेड। तो ये सिनेरियोस को समझना ज़रूरी है। तो SIP इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूजफुल, क्योंकि हमारा ऑटोमेटेड सेविंग हो जाता है, मार्केट के वॉलेटिलिटी का इसको फ़ायदा मिलता है। बट ये बोलना कि SIP है तो मेरी लाइफ निकल गई, ये SIP का टेनर लंबा होना चाहिए। SIP ब्रह्मास्त्र नहीं है। ब्रह्मास्त्र नहीं है, और ब्रह्मास्त्र तब होगी जब वो अक्रॉस साइकिल्स आप उसको ज़िंदा रखोगे।
लोग इसको अप साइकिल में ज़िंदा रखते हैं, जब साइकिल लो आती है, जब इसको और पैसा जब लगाना चाहिए तब उसमें से पैसा निकाल देते हैं। तो उल्टा बिहेवियर की वजह से ये अच्छा प्रोडक्ट या अच्छा तरीका आपको उसका फ़ायदा नहीं करा पाएगा अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा तो। कल्पेन, लेट मी कम टू द अदर साइड ऑफ द टेबल, वेरिन मैं अब निवेशक की बात ना करके अगर मैं आपके फंड मैनेजर की बात करूँ, आपका बहुत इंटरेक्शन होता होगा फंड मैनेजर से, तो आपके हिसाब से और उनके हिसाब से इंडिया का क्या भविष्य नज़र आता है हमें अगले 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के दौरान? सी द ह्यूमन माइंड लाइक्स टू एक्स्ट्रापोलेट। पिछले 3 से 5 साल इंडिया के लिए बहुत अच्छे रहे हैं, तो जनरली हमारा माइंड ट्रेन हो जाता है इसको एक्स्ट्रापोलेट करके अच्छा भविष्य देखने के लिए। दूसरा, हम सब पेट्रियट्स हैं, हम सबको हमारा देश अच्छा लगता है, तो हमें तो सब कुछ अच्छा ही दिखेगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया में 2-3 बहुत ही पॉजिटिव इंग्रेडिएंट्स है पिछले 30-40 साल से। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मेरिटोक्रेटिक कंट्री है, लोगों में एक एनर्जी है कुछ अच्छा करने की, एंटरप्रेन्योर्स बनने की। अगर हम एम्प्लॉयज़ भी बनते हैं तो अच्छे एम्प्लॉयज़ बनते हैं। दुनिया भर की कंपनीज़ में इंडियन एम्प्लॉयज़ मेक अ मार्क इन टर्म्स ऑफ देयर हार्ड वर्क। सो हमारी ज़मीन फर्टाइल है फॉर प्रोग्रेस, and it is a country which has lasted for thousands of years, most likely will continue in the future also. So in that sense, lot of good tick marks are in place for India as a country, whether it is 1 year, 5 year or even 30-40 years. So इंडिया का भविष्य अच्छा ही होगा, बट उसका ये मतलब नहीं कि हर साल हमारे पोर्टफोलियो का भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया, कोई भी देश ले लीजिए और इंडिया का डेटा ले लीजिए, अगर हम 25 साल की हिस्ट्री देखें निफ्टी की, सेंसेक्स की, तो बीच में 1, 2, 3 साल ऐसे आते हैं जब रिटर्न नहीं बनता है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनता है, मीडियम टर्म में टॉस होता है। इट्स लाइक अ कॉइन टॉस, यू डोंट हैव टू बिलीव व्हाट आई से, इट मे गो राइट, इट मे गो रॉन्ग। एज इन्वेस्टर्स ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे दिमाग में हम अपने आप को ट्रैप करते हैं इसको एक लीनियर रिटर्न समझ के, कि अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न निफ्टी का मान लो 12% आया है, तो हम अज्यूम करते हैं कि हर साल 12 देता है। देयर आर इनफ ईयर्स जब निफ्टी ने रिटर्न, लाइक लास्ट ईयर निफ्टी का रिटर्न 30% है, तो अगर लॉन्ग टर्म को 12 बनना है और एक साल में 30 आया है, तो किसी साल में -10 भी देना पड़ेगा। कोविड के साल में बाजार 40% गिरा था, 2008 में बाजार 50 से 55% गिरा था। तो हर 2-3 साल में करेक्शन आता है, देश का प्रोग्रेस होते रहता है, बट दैट डजंट मीन इट रिफ्लेक्ट्स इन स्टॉक प्राइसेस, बिकॉज मेनी टाइम्स स्टॉक प्राइसेस रन अहेड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म रिटर्न बनता है 3 इंग्रेडिएंट्स है। एक है कि आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो, मतलब अच्छे कंपनीज़ में इन्वेस्ट करो, अच्छे बिजनेसेस में अच्छे मैनेजमेंट से इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर अच्छे मैनेजमेंट को आपने बहुत ज़्यादा भाव में ख़रीद लिया तो आपका रिटर्न ख़राब आ सकता है। और तीसरा इंग्रेडिएंट है लंबा टाइम होना चाहिए। अभी कुछ एग्जांपल के साथ बात करता हूँ। 2007-8 में सबसे डोमिनेंट थीम हमारे बाज़ार की, देश की थी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होगा, और हुआ भी है। तब से लेके आज तक बहुत प्रोग्रेस हुआ है, रोड्स में बहुत प्रोग्रेस बाकी भी है, लेकिन हुआ भी है। उस दिन से आज तक जो निफ्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है, उसका रिटर्न सेविंग्स अकाउंट से भी कम है। 2000 के साल में जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 99-2000 में, तब एक बहुत बड़ा ग्लैमर था टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का। तब की स्टोरी थी कि इंडिया की टेक कंपनीज ग्लोबल कंपनीज बन जाएगी, इनका नाम ग्लोबली माना जाएगा, और वो हुआ भी। इन्फोसिस इज अ ग्लोबल कंपनी, विप्रो इज अ ग्लोबल कंपनी, they are run by the most honest entrepreneurs, they have shared huge amount of wealth with shareholders। तब से लेके आज तक टेक्नोलॉजी इंडेक्स का रिटर्न 11% है, क्योंकि तब ये सब अच्छी कंपनीज जो थी, और इन सब ने प्रॉफिट्स अपने अगले 10 साल में 50% से ग्रो किए, लेकिन इनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 100 पे चला गया था। तो अच्छी स्टोरी को अगर हम जब ओवर पे कर देते हैं, तो बीच बीच में ऐसे फेजेस आते हैं जब या तो स्टोरी थोड़ी स्लो हो जाती है या भाव बहुत महंगे हो जाते हैं, तो उनको टाइम चाहिए करेक्शन के लिए। तो आई विल स्टिल कंक्लूड बाई सेइंग कि देश का भविष्य अच्छा है और कंटिन्यू करते रहेगा। बीच बीच में बाज़ार में उतार चढ़ाव आएंगे, आपके पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव आएंगे, हमें उसके लिए तैयारी करनी ज़रूरी होती है। हम ये मान के इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि 12% चाहिए तो हर साल 12 मिलेगा। नेगेटिव रिटर्न्स का टाइम भी आएगा, और जब वो माहौल होगा तब हमारा माइंड कैसे बिहेव करेगा, तब एज एन इन्वेस्टर हम कैसे बिहेव करेंगे, ये डिसाइड करेगा whether you are in the 90% bucket of mediocre investors or in the 10% bucket of superior investors। कल्पेन, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पूरी जो जर्नी बताई है इन्वेस्टमेंट्स की, वो मेरे लिए भी बहुत एक आई ओपनिंग था। इस बिटवीन आपने एक इन्वेस्टर बिहेवियर पे बात भी बहुत बड़ी है।
and you have been really a believer that investor behavior is very important. So what's your understanding of investor behavior in the wealth creation process? आशीष, जैसे बताया ना मैंने कि हमारे पास फंड है जिसने 27 साल में 100-125 गुना रिटर्न दिया है. हमारे इंडस्ट्री में हमारे कंपीटिंग जो फंड्स हैं, ये इंडस्ट्री इतनी ब्लेस्ड है कि इसमें जो 10, 15, 20 म्यूचुअल फंड्स, 40 म्यूचुअल फंड्स है, इतने कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, इतना अच्छा टैलेंट है. तो जो भी फंड ने 25 से 30 साल निकाल दिए, सबका 100 से 150 गुना रिटर्न होगा. बट बहुत कम इन्वेस्टर ने इसका फ़ायदा उठाया क्योंकि कोई रुकता नहीं है. तो जो इन्वेस्टर का रिटर्न है और उनके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, इस दोनों में बहुत बड़ा गैप होता है. Fund return is rarely equal to investor return. Fund return is most of the times higher than the investor returns because the time horizons are not matched. और इस गैप जो है इन्वेस्टर के रिटर्न का और फंड के रिटर्न का, उसको बिहेवियर गैप बोला जाता है. तो ये जो बिहेवियर का गैप है, अगर इसको हमने समझ लिया और सॉल्व कर लिया, तब हमारा रिटर्न फंड के रिटर्न के साथ मैच होना शुरू हो जाएगा. दुनिया भर का ये स्टडी है. और मैं यूएस मार्केट की बात करता हूँ बिकॉज ये सबसे अलाइंड मार्केट है हमारे जैसा, डेमोक्रेटिक है, मेरिटोक्रेटिक है, अनलाइक चाइना और अदर कंट्रीज़ वेयर अदर डायमेंशंस आर देयर. और सबसे इनोवेटिव देश है, सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन वहाँ पे हुई है. वहाँ पे भी इन्वेस्टर का जो रिटर्न है वो फंड के रिटर्न से 6 से 7% कम है. बिकॉज लोग जब रिटर्न अच्छा हो जाता है तब पैसा लगाते हैं, फिर जब साइकिल ख़राब होती है तब निकाल देते हैं. जबकि करना उल्टा है. जो हम हमारे लाइफ में जब सेल होता है, जब माल सस्ता मिलता है तब खरीदते हैं, इन्वेस्टिंग में हम उल्टा करते हैं. कल मैं किसी बिजनेसमैन को मिला, उसने बिज़नेस बेच दिया, रिटायर हो गया और उसको पैसा इन्वेस्ट करना है. तो उसने बोला कि मुझे अभी कॉन्फिडेंस है म्यूचुअल फंड पे क्योंकि पिछले 3 साल का रिटर्न 30% है. अगेन कितना गलत बिहेवियर है, क्योंकि ये पिछले 3 साल का रिटर्न है तो लोग अज्यूम करते हैं कि पिछला रिटर्न अगला रिटर्न होगा. ये बिहेवियर की बात है. तो इसीलिए बिहेवियर को जानना समझना बहुत ज़रूरी है. डेटा ये दिखाता है कि 90% इन्वेस्टर्स बिहेव इन अ वेरी बिलो एवरेज मैनर, विच इज़ वाई हमारा रिटर्न भी बिलो एवरेज होता है. और ये मैं भेदभाव के साथ नहीं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टर ऐसे और हम नहीं ऐसे. मैंने खुद भी ये गलती की है. 98 से अपना जब करियर शुरू किया था, 98 से 2007 तक मैंने भी सेम मिस्टेक्स की है. बट तब एक ट्यूबलाइट मोमेंट हुआ था 2007 या 2008 में. उसके बाद मैंने अपने बिहेवियर के सामने माइनस साइन लगा दिया और बोला कि जो मेरा बिहेवियर नेचुरल बिहेवियर है उसका अगर मैंने उल्टा करना शुरू किया, और तब से आई कैन से वाज द बर्थ ऑफ मी एज अ स्लाइटली बेटर इन्वेस्टर. व्हाट एन अमेजिंग वे टू टेल कि आपने अपने बिहेवियर के आगे एक माइनस साइन लगा दिया. आई थिंक तो ये एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स सबको याद रहते हैं. कल्पेन, आपने बिहेवियर पैटर्न की बात करी है, लेकिन हम जिस माहौल में हैं वहाँ सोशल मीडिया से हम घिरे हुए हैं. हम पहले 8 मिनट का एक एवरेज टाइम यूट्यूब पे होता था, अब वो हम इंस्टा पे आ गए हैं, 30 सेकेंड 20 सेकेंड हमारा जिसे कहते हैं रिटेंशन टाइम रहा ही नहीं है. तो इस एनवायरनमेंट में जहाँ हम न्यूज़ से, व्यूज़ से, सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, अपने आप को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे बनाएं? तो थोड़ा मैं सिनिकल हूँ इस मामले में. मुझे लगता है कि 100 सालों से हर देश में, हर इंडस्ट्री में लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को बेटर इन्वेस्टर बनाएं, बट 100 साल में ये क्रैक हुआ नहीं है. तो मुझे नहीं लगता कि अगले 10-20 साल में भी ये शायद हम क्रैक कर पाएंगे. हमारी नीयत है, आपकी नीयत है, हम सब कोशिश करते हैं इन कॉन्वर्जेशंस के ज़रिए. कुछ लोग बदल पाते हैं अपने आप को, बट बहुत सारे लोग नहीं बदल पाते बिकॉज ये बहुत ही पावरफुल फोर्स है. मैंने इंजीनियरिंग किया है, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, 138 लोग हैं उसमें, एंड मोस्ट ऑफ देम moved out of India. They are in very interesting roles in engineering companies, manufacturing companies, tech companies globally. और ये 138 में से सिर्फ 2 लोग हैं जो मार्केट्स की दुनिया में, एक मैं हूँ और एक मेरा दूसरा दोस्त है जो आपके जैसे, वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है. तो ये 138 के ग्रुप में 2 लोग कम कॉन्फिडेंट होते हैं और 136 लोग हर समय ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अबाउट मार्केट्स, अबाउट फेड क्या करने वाला है, उसका क्या इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट पे होगा, क्या इम्पैक्ट इंडिया पे होगा. उनको पता है कि इलेक्शन में कितनी सीट आने वाली है, तो शायद प्राइम मिनिस्टर को भी ना पता हो. तो जो जितने कम जुड़े हैं अपने डोमेन से, उनके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा है. और ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज दे हैव एक्सेस टू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. नाउ मोस्ट पीपल बिलीव दैट क्वान्टिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन is equal to quality of information, which is not true. इनफैक्ट नसीम तालिब ने बहुत अच्छी लाइन बोली है कि अगर आपको अपने दुश्मन को मारना है तो गिव हिम लॉट ऑफ डेटा.
तो जितना आप सो क्वांटिटी ऑफ डेटा इज़ नॉट इक्वल टू इनसाइट्स. द इनसाइट्स आर वेरी फ्यू. देयर आर ओनली 3 और 4 इनसाइट्स. जैसे गीता में 3 ही 4 तरीके हैं लाइफ को जीने के. तो सोशल मीडिया में लोगों को लगता है कि बिकॉज हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट अवेलेबिलिटी हैज़ क्रिएटेड लॉट ऑफ नॉइज, लॉट ऑफ क्लटर, लॉट ऑफ शॉर्ट टर्मिज्म, एंड थिंग्स आर मूविंग फास्टर. एंड वॉरेन बफेट को जेफ बीजोस ने, ये दोनों आइकॉनिक लोग हैं राइट. जेफ बीजोस जिसने दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी बिल्ड की, अमेजॉन, सबसे बड़ा मार्केट कैप बिल्ड किया सिर्फ 20 से 25 सालों में. और वॉरेन बफेट जिसने खुद धंधा नहीं चलाया बट दूसरों के धंधों में पैसा लगा के इन्वेस्टर बन के सबसे अमीर आदमी बन गया ओवर 75 ईयर्स. तो जब जेफ बीजोस ने उनको पूछा कि आपका इन्वेस्टिंग का तरीका कितना सिंपल है, अमीर बनने का तरीका आप जिस तरह से बताते हो कितना सिंपल है, तो लोग इसे फॉलो क्यों नहीं करते हैं. और उनका जवाब ये था कि पीपल डू नॉट वांट टू गेट रिच स्लोली, दे वांट टू गेट रिच फास्ट, एंड दैट इज़ वाई मोस्ट पीपल आर नॉट एबल टू डू इट. सो एंड दैट इज़ गेटिंग ओनली वर्सनड विथ इंफॉर्मेशन एवरी डे. सुबह न्यूज़ आएगा कि चाइना का मार्केट क्या खुला, 2 दिन पहले स्टॉक 5% डाउन थे तो लगता था चाइना ख़राब है. आज सुबह न्यूज़ आया कि लॉट ऑफ स्टॉक्स आर अप 8 to 10% बिकॉज गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अनाउंस की, तो आज लगता है अच्छा है. तो ये रोज़ चेंज होता है. बट इन्वेस्टर को ये देखना है कि मुझे तो 30, 40, 50वें साल में वेल्थ चाहिए. मैं आपको और एक डेटा पॉइंट दिखाता हूँ, ये टाइम होराइजन का. ये डेटा ने मुझे हिला दिया. ये मुझे कुछ महीनों पहले एक यंग 26 साल के लड़के ने ये सवाल पूछा और तब ये डेटा मुझे स्ट्राइक हुआ. 12% एक रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न है, बहुत ही अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है बाय द वे कंपाउंडिंग में. अगर किसी के पास 1 करोड़ है और वो 30 साल तक रुक जाता है एज एन इन्वेस्टर, तो 12% के हिसाब से इसकी वैल्यू 30 करोड़ हो जाती है. वॉरेन बफेट बोलते हैं कि मेरे ऊपर 2000 किताबें लिखी गई है अबाउट माई इन्वेस्टिंग स्टाइल, मुझे कौन से टाइप की कंपनीज अच्छी लगती है, मैं वैल्यूएशन कैसे करता हूँ, ये सब कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे 2000 किताबें लिखी गई है. सब ने ये टाइप के लेसन्स लिए हैं. लेकिन जो सबसे ईजीएस्ट लेसन था मेरा वो ये था दैट आई हैव बीन एन इन्वेस्टर ब्लडी फॉर 79 ईयर्स. तो ये 79 ईयर्स को कोई सीरियसली नहीं लेता है. तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सीरियसली लेके 75 ईयर्स का अगर टाइम होराइजन दे दूँ 12% को, मतलब 12% से कंपाउंड करो और 75 ईयर्स रुक गए. ऑफकोर्स मैं रुक के मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज मेरे बेटे को फ़ायदा होगा. अभी माई मनी विल पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो इफ़ 1 crore becomes 30 crores in 30 years at 12%, imagine what will it become in 75 years. What would be that number? So when I ask people, कोई बोलेगा 75, 30 का 30 है तो 75 का 75 है. कंपाउंडिंग हमको समझ नहीं आता है. किसी ने बोला 100, किसी ने बोला 500, किसी ने बोला 900, मुझे लगा होगा 1100, 1200. मैंने एक्सेल शीट पे डाल के देखा, ये नंबर है 4,900 crores. Oh God. 4,900 crores in one lifetime. So this is the value of time. And social media is anti-time. And which is why we need to be anti-social in investing. Investing is a loner's game. Investing is not a herd game. If we invest like everyone else, generally we'll be an average investor. Call हमें लेना है, हमें average investor बनना है या above average बनना है. और वो हट के इन्वेस्ट करने से ही above average बन सकते हो. Most often we end up being below average. The way you have spoken, Kalpin, let me tell you, this, whatever that you have spoken, that should go viral to investors at least. तो आप ही करा सकते हो viral तो. Kalpin, you have been in fund management industry from long time now, and there's often that we have seen investors chasing performances. और मेरे से एक जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आशीष जी बेस्ट फंड कौन सा है, तो ये बेस्ट फंड के क्या खेल है, ये क्या प्रॉब्लम है इसमें? एक्चुअली ये अगेन अपने ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ा हुआ है राइट. हम राइट फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर ऑलवेज इन द सर्च ऑफ बेस्ट. बच्चों के लिए बेस्ट कॉलेज कौन, स्कूल कौन सा है, बेस्ट कॉलेज कौन सी है, बेस्ट टीचर कौन है, बेस्ट स्पोर्ट्स खेलना है तो बेस्ट बैट कहाँ मिलेगा. तो ये बेस्ट तो हमारे खून में आ गया है. तो हर चीज़ में हम बेस्ट ढूंढते रहते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है. बट जैसे मैंने बताया कि जो ह्यूमन डिसीजन मेकिंग का तरीका है और इन्वेस्टिंग के तरीका के में ऑपोजिट आउटकम होना ज़रूरी है. तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर द बेस्ट फंड, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ टू से व्हाट इज़ नॉट गोइंग टू बी द वर्स्ट. सो आई यूज्ड टू ऑलवेज माई सेल्फ थिंक ऑफ विच इज़ द बेस्ट फंड. 2007 में आई रेड अ बुक बाय हार्वर्ड मार्क्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. उसमें 2-3 स्टेटमेंट्स जो मैंने पढ़े और एक दूसरी किताब मैंने पढ़ी कॉल्ड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो वॉरेन बफेट के टीचर थे, उन्होंने लिखी थी. और वो 80 साल की पुरानी किताब है, बहुत ही वैल्यूएबल है.
तो इन दोनों का जो समरी था, सार था, वो ये था कि एसेट क्लासेस जो है इक्विटी, ये सिक्लिकल है। तो जब ये बेस्ट होता है ये सिक्लिकल है, तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये आगे शायद बेस्ट नहीं होगा, बिकॉज साइकिल टर्न करेगी। तो अगर हम बेस्ट को ख़रीदते हैं और वो एसेट क्लास सिक्लिकल, इफेक्टिवली यू आर बाइंग द वर्स्ट ऑफ द फ्यूचर। तो ये एक पहला ट्यूबलाइट था। दूसरा उन्होंने ये बताया कि बहुत मुश्किल है in advance to forecast who will be the best in the future. So if I was the best in the last 5 years because the setup worked for me, it is not necessary that the same setup will remain in the next 5 years. So these setups keep on changing, which is why even in fund managers you see that there are great fund managers who have a great patch for 5 years and they also have a worst patch for 5 years. In fact, there is no great fund manager in the world who has been consistent all through his tenure. जो दुनिया के महारथी फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने 50-50 सालों का इन्वेस्टमेंट किया है और 50 साल में बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन लोगों के लिए की है उन्होंने, उनके ट्रैक रिकॉर्ड में भी 30% ऑफ द टाइम्स दे आर द वर्स्ट फंड मैनेजर्स. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इज एक्चुअली वर्स्ट. So it's very important to one recognize that instead of choosing the best funds, see how we can become a better investor. Can we be a 5-star investor rather than searching for a 5-star fund? Enough studies have been done that there is rating migration, there is a star migration. 5-star funds become 1-star funds, 1-star funds become 3-star funds, and there is no formula to judge when will what happen. Then how do you deal with it? ये मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दिया, बट इसका सोल्यूशन ढूंढना मुश्किल है बिकॉज द वर्ल्ड इज़ नॉट अ प्रिसाइज वर्ल्ड. ये जो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फीडबैक लूप. ये धंधे में आज जो हम एफर्ट डालेंगे या इन्वेस्टिंग में आज जिस तरह से हम सोचते हैं, इसका फीडबैक हमें लेट मिलता है बिकॉज रिटर्न्स बैक एंडेड होते हैं. वेल्थ क्रिएशन कंपाउंडिंग बैक एंडेड होता है. तो आज का रिजल्ट वर्सेस जो रियल रिजल्ट 10 साल 20 साल बाद आने वाला है, ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है. लॉट ऑफ थिंग्स कीप चेंजिंग. सो इट्स अ वेरी esoteric field. There is no simple answer to this. So then how do you invest? How do I invest? So what I do is I look for fund managers who have sound principles, who have a disciplined head, जो ये समझते हैं कि ये मेरी एक बहुत बड़ी ड्यूटी और फिड्यूशरी ऑब्लिगेशन है क्योंकि मैं किसी और का मेहनत का पैसा मैनेज करता हूँ. तो ये थॉट प्रोसेस से जो पैसा मैनेज करता है और उसके प्रिंसिपल साउंड है, उसकी स्किल सेट साउंड है, और अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहा हो तो ये सोने पे सुहागा है. लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और मीडियम टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बुरा है या शॉर्ट टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बुरा है, ये बहुत ही अच्छा स्वीट स्पॉट है. और ये मैंने अपने पर्सनल इन्वेस्टिंग में एक्सपीरियंस किया है. काफ़ी टाइम फंड मैनेजर की एक स्टाइल है जो आउट ऑफ फैशन होती है, और जब वो आउट ऑफ फैशन होती है तो वो स्टाइल अट्रैक्टिव हो जाती है, वो डिस्काउंट पे मिलती है. तो ऐसे टाइम पे पास्ट रिटर्न या बेस्ट रिटर्न में वो फंड नहीं क्वालिफाई होगा. लेकिन अगर आपको पता है कि इस फंड मैनेजर की स्टाइल का स्लो डाउन चल रहा है और ये अगले साइकिल में रिकवर होने के चांसेस बेटर है बिकॉज एवरीथिंग मीन रिवर्ट्स, एवरीथिंग इज सिक्लिकल, देन यू कैन डिज़ाइन योर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली एंड देन यू कैन मिक्स एंड मैच बिटवीन 3-4 स्टाइल्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स. I can do this because I have done this day in and day out for half of my life. A common man almost will never be able to do this. That is why one of your question, role of advisor, is this. So I think we should, the worst question to ask is which is the best fund to invest in. Kalpen, whatever that you have said, what strikes me, there are two statements which strikes me hard. One is that, best is the enemy of better. Best, okay. And the second thing is like, the class is permanent, the form is temporary. So I think those two things really, goes well. So I think enough of Kalpen from, your professional side. I'm sure my audience would like to know something about you personally as well. So if I were to ask you, if you had not been in a fund industry, what would have been your other priorities? इतना मेरा विजन तब भी नहीं था और आज भी नहीं है to say if not this, because I have been I just go with the flow. So fund industry also happened accidentally and randomly, and whatever cards are dealt, my intent is you play them the best way. What I like is sports, what I like is reading. So I many times think that what really excites me is a library. मैं जब भी travel करता हूँ तो automatically I walk into bookshops. Or I don't go into any other place but bookshops.
So I would love to be a librarian, but I also know librarians don't make a lot of money. Amazing thing, amazing thing. And what would be your, role? What role would you like to play when you kind of hang up your boots? I hope I never hang up my boots because again, thankfully शायद बहुत कम businesses है पूरे दुनिया में जहाँ पे आप अपने last breath तक जो आप आज कर रहे हो कर सकते हो, as long as your mind is active and health is fine. This is a thinking job, right? Investing is a thinking job. So I would like to be associated with just letting money compound. I have this ambition for myself that I want to have the longest tenure as an investor. More than the size of my return, I want the size of my tenure to be the winner. So I know that I started 25 years late. I was born in 73. I started investing in 98. But I want to make up. And someone has said very nicely that the best wealth creation comes when you earn reasonable returns, but for unreasonable amount of time. So I want to be a very long-term investor. I want to make less mistakes. I want to survive. I want to last. So I never think about plan B because I enjoy what I do. I'm very blessed to be surrounded by great people, whether in my company or people like you. Every conversation is enriching for us. Nick Murray, who is again someone from your profession in US, he says that ये ऐसा पहला धंधा है जहाँ पे हमारा वेल्थ क्रिएशन लोगों का भला करने से होता है, तो ऐसा नोबल बिजनेस कहाँ मिलता है, तो इसीलिए बहुत अच्छा, like I said, I am in a very blessed industry and I wish I can continue for infinite amount of time. I really hope every investor thinks like you. At the end, Kalpen, I know we are short of time, but I wouldn't let you go before we have a rapid fire round. For next 5 years, India or US? Both. Index or active funds? Active. News or books? Books. If today India is at $3.5 trillion dollar economy, where do you think 2030 would likely to be? 7 trillion or less than that or more than that? I don't know and I don't care. If today's Sensex at 75,000, in next 5-7 years, where do you see Sensex as? Again, I don't know, I don't care. FD or GSEC for next 3 years? GSEC. Last, what is the best investment that you would like to suggest for retirement? I think FlexiCap fund. Thank you so much, Kalpen, for a wonderful insight. In fact, I have spoken to you many a times, but again, it was talking to you was like, I am listening to you once, absolutely fresh. It's like I've never heard you, and it was always refreshing and enlightening to talk to you. Thank you so much, Kalpen, for sharing all your insights. I want your viewers to know that you yourself have played a very important role in the way you explain concepts in a very simple language, and the way you take very independent, honest, authentic calls about markets. You don't get carried away, and your investors are in very good hands. Thank you so much, Kalpen. Thanks for the kind words.